दोस्तों, आप देखिए जानते ही हैं कि ये थर्मोडायनामिक्स में 4 तरीके की प्रोसेस होती है और इसमें पूछा जा रहा है कि हीट जो है वो नाइदर एब्जॉर्ब की जा रही है ना ही रिलीज की जा रही है। हीट क्या है? एनर्जी है। तो एनर्जी जब कांस्टेंट होती है तो किस प्रोसेस में कांस्टेंट होती है? जाहिर सी बात है, एडियाबेटिक प्रोसेस में कांस्टेंट होती है। क्यों? आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है और आइसोक्लोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो आसान सवाल था, आपने कर लिया होगा। अब देखिए, अगर कोई कंटेनर है और उसके अंदर जो है आपने गैस भर रखी है, अब आप इसको क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर इसका रेज कर रहे हैं। जाहिर सी बात, एनर्जी देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो ऐसे सूरत हाल में क्या होगा? इनके पास जो है मास तो उतना ही है, मास तो बढ़ेगा नहीं। हाँ, इनके क्या होगा, जब इनको एनर्जी मिल जाएगी, हीट एनर्जी, तो ये भागने लगेंगे। जब भागने लगेंगे तो क्या हो जाएगा? इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। प्रेशर के बारे में देख लीजिए। प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा, ये भागेगा, इस पे ज़्यादा कंटेनर पे प्रेशर डालेगा, इस पे तो डिक्रीज नहीं होगा। इंटरमॉलिकुलर, जब ये यहाँ पे थे, पास पास थे, एनर्जी मिला तो ये आगे की तरफ भागे, तो इंटरनल मॉलिकुलर स्पेस भी इंक्रीज होगा, जबकि यहाँ डिक्रीज दिया। इसलिए करेक्ट आंसर क्या था आपका? काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज। तीसरे में आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉन जब इन एटम जब ऑर्बिट में घूमता है तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपने बचपन से ही पढ़ रखी थी कि माइनस टाइम ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल माइनस इतनी थी तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी आपने कहा था कि वो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होती है। और आपकी कितनी है टोटल एनर्जी? 3.4 यानी 8.6। और ध्यान रहे ये माइनस साइन रहेगा, तो देख लेते हैं। 3.4 पॉजिटिव माइनस 6.8 यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। सभी बच्चे कक्षा 8 से पढ़ते जा रहे हैं कि कलर लॉन्गेस्ट किसकी होती है, वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसीलिए रेड सिग्नल बनाया जाता है स्टॉप करने के लिए। ये बचपन में पढ़ाया गया था आपको। इसके बाद आते हैं एडी करेंट्स। आप जानते ही हैं, एडी करेंट्स मैग्नेटिज्म में यूज़ किया जाता है। किसमें? इंडक्शन फर्नेस, यस। मैग्नेटिक ब्रेक ऑफ ट्रेन बनाने में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर तो सिंपल जो है वो रेजिस्टेंस है। हाँ, अगर इसकी जगह आप आजकल घरों में क्या यूज़ कर रहे हैं? इंडक्शन हीटर, वो एडी करेंट्स पे है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो सिंपल रेजिस्टेंस पे डिपेंड है, इसलिए कहते हैं कि नॉट यूज, एडी करंट इज नॉट यूज। ये फिनोमेना को यूज नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर में। इसी तरह प्रोटेक्शन, जाहिर सी बात है, सर्किट में प्रोटेक्शन के लिए आप क्या देते हैं? फ्यूज देते हैं घरों में कि जैसे ही करंट बढ़ती है तो ये हल्का सा मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हीट होकर फौरन कट जाता है और सर्किट में, घरों में लाइट चली जाती, तो आप क्या कहते हैं? कि फ्यूज उड़ गया। हाँ, अगर आजकल फ्यूज की जगह क्या यूज कर रहे हैं? एमसीबी यूज करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। तो यहाँ पे तो पुराने ही खेल चल रहा था, तो आपका सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस फ्यूज है। अल्फा, जब पार्टिकल की बात करेंगे, एटम्स की बात नहीं करेंगे, जिस समय पार्टिकल की बात करेंगे तो केवल न्यूक्लियस की बात होती है, केवल न्यूक्लियस की बात होती है। और न्यूक्लियस में क्या होगा? अल्फा पार्टिकल के 2 प्रोटॉन होंगे और 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये होता है ना आपका, ठीक। तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट। तो जहाँ पार्टिकल की बात होगी तो बेटा वहाँ पे केवल आपके न्यूक्लियस की बात होगी, यानी न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन रहते हैं, इसलिए पार्टिकल अल्फा पार्टिकल को कहेंगे कि एक अल्फा पार्टिकल इज कॉन्स्टिट्यूट बाय 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला आपको बताया ही है, याद है, ये तो करके जाओगे ही। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के, अरे डिफ्रेंशिएट ना करो भाई, डेल्टा टी अपॉन एल के। ये क्या है आपका? जूल है, ये सेकंड है। के की निकालनी है, ये मीटर स्क्वायर, केल्विन, लेंथ मीटर, कैंसिल कर दीजिए। और आप जानते हैं जूल प्रति सेकंड वाट हो गई, यहाँ मीटर बचा है, मीटर इनवर्स। जब ये केल्विन इधर लाएंगे इतना, तो थर्मल कंडक्टिविटी की जो यूनिट हो जाएगी
वो वाट मीटर इनवर्स और केल्विन इनवर्स है कोई? यस, चौथा, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। एन टाइप सेमीकंडक्टर आते ही आप समझ गए मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर होल्स, तो आपने ढूंढा कहीं, यहाँ होल्स मिल गए मेजॉरिटी। अब ये देखना है कि ट्राईवैलेंट से बनती कि पेंटावैलेंट से बनती। जाहिर सी बात है ट्राई से बनेगी, क्योंकि तभी तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, वो छोड़ के भागेगा और वहाँ होल्स पैदा होगा। पेंटा में तो क्या हो जाएगा आपका, आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4 तो दोस्ती कर लेंगे और ये एक्सेस हो जाएगा, तो यहाँ होल ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोमिनेट करने लगेंगे। तो जाहिर सी बात है कि दोनों में मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर, ये तो सही था, लेकिन आप जानते हैं कि जो डोपिंग करते हैं पी में वो ट्राईवैलेंट की करते हैं, तो ये आपका 2 इज द करेक्ट आंसर, तभी तो जनरेट होगा होल्स। ये आपका बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं रेनबो के बारे में, और आप जानते हैं कि रॉन्ग आपको ढूंढना है कौन सा इसमें गलत है। भाई देखिए, इतना तो सही है, पहला रिफ्लेक्शन आता है कि रेनबो जो है उसमें डिस्पर्सन भी है, रिफ्लेक्शन भी है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी जितने रे के फिनोमेना होते हैं वो ठीक है, यानी ये आपका सही है। ढूंढना क्या ढूंढना है, गलत ढूंढना है। तो पहला तो सही निकल गया। दूसरा क्या कह रहा है कि when light undergo to internal reflection in a water drop, ठीक है, तभी द सेकेंडरी रेनबो इज फॉर्म, ये भी बात सही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ही बनता है। साथ में ऑर्डर ऑफ कलर इज रिवर्स इन द सेकेंडरी रेनबो, जाहिर सी बात है जिस समय रेनबो वेव फ्रंट का जब रे का वेव फिनोमेना होगा तो आपकी जो सेकेंडरी वेव फ्रंट होगी वो रिवर्स हो जाती है। बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। An observer can see the rainbow when in front his front is towards the sun, ऐसा नहीं है। देखो यार, स्फेरिकल बॉडी है, एनर्जी कहीं से भी आ सकती है, लाइट कहीं से भी आ सकती है स्पेस में, तो ऐसा नहीं है कि हम सूरज की तरफ देखेंगे तभी रेनबो होगा, रेनबो इधर भी बन सकता है, तो आपको मिल सकता है। तो ये जो कंडीशन लगाई कि सूरज तरफ मुंह करो तभी दिखाई देगा, ये गलत है और गलत ही ढूंढना था। यहाँ सोती सर बताते हैं इस सवाल को करने का सबसे अच्छा तरीका है एरर्स आर ऑलवेज एडेड। तो चलो ये हो गई, ऊपर ले जाओगे तो माइनस होगा, लेकिन वो माइनस ना करना, एरर्स इज ऑलवेज एडेड, परसेंटेज निकालना है। अरे ये 2 हो गया, डेल्टा ए अपॉन ए, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। बेटा 100 से गुणा नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना, बस इतना बता रहा हूँ, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। आप इंटू 100% कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। एरर्स आर ऑलवेज एडेड, ये फार्मूला आप सीख के आए। अब ये ना कहिएगा यहाँ नहीं थी, यहाँ पे भी थी, ये एक्स की निकालनी थी, बस काम बन गया। ए में कितना दिया बेटा, 1% की है, बी में 2% की है, सी में आपके पास कितनी है, सी में आपके पास है 3% की, और अंतोगत्ता डी में 4% की। काम बन गया, 2% प्लस 1% और हो गया आपका, इसमें 3% था, ये 1/3 है, ये भी 1% और 4 12%, 12 1 13 14 15 16, यानी सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर। इसमें हम जब भी सिखाते हैं बच्चों को, क्या सिखाते हैं कि बेटा ध्यान रखना, कभी भी अगर डायरेक्शन आएगा तो ठीक सामने पूरब होता और पीठ पश्चिम, बाएं और दिशा उत्तर की, दाएं और दिशा दक्षिण की, इतना बनाना, तब सवाल पढ़ना शुरू करना। क्या सिखाया था कि देखना नदी कहाँ बह रही है, द स्पीड ऑफ द वाटर, वाटर किस में होगा, जाहिर सी बात है रिवर का होगा, ड्यू ईस्ट, यानी कि आप यूं बह रहे थे, ठीक है। स्पीड ऑफ वाटर कर देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड की, ड्यू मतलब एग्जैक्टली ईस्ट की डायरेक्शन में, यानी पानी आपका यूं बह रहा है, ठीक। बहुत ना कीजिए, गंदा हो जाएगा डायग्राम। आप कहाँ से, स्विमर कैन स्विम 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, रिवर में, वह कहाँ से रहे, ही इज स्टार्टिंग फ्रॉम साउथ,
साउथ। तो जा किधर रहे हैं, सीधे क्रॉस करना चाहते हैं, शॉर्टेस्ट स्पॉट पे करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, मिल गया। यानी कि ये आप न्यू जा रहे हैं। थोड़ा कलर बदले बेटा, बहुत गंदा हो रहा है डायग्राम, थोड़ा सा मौका दीजिए, हम कलर बदल लें तो कुछ अच्छा हो जाए। तो इसको न्यू बना लिया जाए। ये देखिए कितना अच्छा हो गया। अरे भाई 10 मीटर पर सेकेंड, और स्वीमर जो है साउथ से नॉर्थ जाना चाहता है एग्जैक्टली। इन गंगा मैया तो मारेंगे था पेड़ इधर उधर, तो इसको कहाँ चलना चलेगा, न्यू चलना चाहिए था थोड़ा सा और। ये तो 20 मीटर पर सेकेंड से चलता था थीटा, और ये आपका हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और अच्छा से बनाए। मैं मिटा नहीं पाऊंगा बेटा, क्योंकि हमारा जो है मामला ऐसे ही है। ये कर दीजिए 20 मीटर पर सेकेंड, और ये आपकी रिवर 10 मीटर पर सेकेंड। सीख लिया आप, डायरेक्शन आपको बताई दिया। ये जरूर बनाइएगा, इसी काम कीजिएगा थीटा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा थीटा के साथ, तो 20 कॉस थीटा जो इसको आगे ले जाएगा, और ये होगा 20 साइन थीटा। हमें राइट, काम बन गया। जिस समय यह कंपोनेंट वाटर की स्पीड के बराबर होगा तभी तो यहाँ पहुंचेगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जितना इधर जा रहा है इतना इधर जा रहा है, ठीक। जितना इधर भागेगा इसकी वजह से उतना धरती माता इधर खींचेंगी, तो ये दोनों बराबर होकर कैंसिल हो जाएंगे, तभी ये कंपोनेंट मिलेगा और आप सीधे पहुंच जाएंगे। दिस इज द फिजिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सवाल, नाव के और स्विमर वाले। तो आप कुछ मत कीजिए, 20 साइन थीटा बराबर 10 कर दीजिए। साइन थीटा बराबर 10/20, 1/2 यानी साइन 30 डिग्री। तो एंगल तो आपको 30 डिग्री मिल गया। अब डायरेक्शन देखिए, ये साउथ है तो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तभी तो इधर पहुंचोगे। यहाँ जाओ तो यहाँ पहुंच जाओगे। तो आप कह सकते हैं 30 डिग्री वेस्ट में हम चलेंगे, तब एग्जैक्टली यहाँ पे पहुंचेंगे, क्योंकि ये कंपोनेंट नल एंड वाइड हो जाएंगे और यही कंपोनेंट मिलेगा, सीधा पहुंच जाएगा। है कोई 30 डिग्री वेस्ट? है भैया, पहले ही वाला है। चलते हैं आगे। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा रंग बदल लिया जाए, बहुत काला अच्छा नहीं लगता है, लाल पे आ गया। गेट हो गया बेटा। गेट में देखो ये आपका पॉजिटिव है, और हमेशा ग्राउंड किसमें होता है, 0 डिग्री, 0 वोल्टेज पे, ठीक। तो करंट यहाँ से यहाँ बह जाएगी। जैसी करंट बहेगी तो बल्ब जल जाएगा, करंट नहीं बहेगी यहाँ से यहाँ तो बल्ब नहीं जलेगा। आप कंडीशन बना लीजिए, 0 0 0 1 1 0 1 1, बस काम बन गया आपका। ये चाहे ए लिख लीजिए एक इनपुट, ये वाई बना लेंगे, आउटपुट आ जाएगी, तो लॉजिक गेट यहाँ से बन जाएगा। 0 0 यानी ये दोनों ओपन है, तो क्या हो जाएगा, पूरी वोल्टेज में करंट बह जाएगी, पॉजिटिव से निगेटिव, बल्ब जल जाएगा। जब ये 0 इसको बंद भी कर दोगे तो इधर करंट नहीं जाएगी, पूरी जाएगी, बल्ब जल जाएगा अगर फ्यूज नहीं होगा। इसको बंद कर दोगे, इसको खोलोगे, तब भी ये सर्किट जो है ओपन होगा, क्योंकि गिर पड़ेगा। एक बंद है, ये है, तो सर्किट ओपन ही कहलाएगा। पूरी करंट यहाँ बह जाएगी, बल्ब जल जाएगा अगर फ्यूज नहीं हुआ तो। जब आप दोनों इसको क्लोज कर दोगे तो क्या होगा, ये सर्किट कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, शंटिंग हो गई। और आप जानते हैं कि हमेशा हर आदमी जो है शॉर्टकट नापना है, तो जो कि रेजिस्टेंस कम है, इसलिए जो यहाँ से करंट चली वो पूरी यहाँ से यहाँ बह गई, इनको नहीं मिली तो बल्ब नहीं जला, 0 हो गया। तो आप जानते हैं कि जब 1 1 पे 0 हो, बाकी हाई हो, तो कौन सा गेट होता है, A × B का बार। और ये कौन सा होता है बेटा, नैंड गेट। मेरे मित्र इसको नंद गेट कहते थे, और हम दोनों डांट खाते थे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये तो आपको मालूम है, इतना छोटा सा फिनोमेना है। आप डेंसर से रेयर में जाते हैं तो क्या होता है, ये इंसिडेंट होता है, तो ये नॉर्मल से दूर भागेगी। जब आपका क्रिटिकल एंगल पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 90% रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाता है। जैसे ही इससे आप बढ़ेंगे, ठीक है,
जैसे ही आपका जो है इंसिडेंट एंगल इससे बड़ा होगा तो ये चीज और आ जाएगा, तब क्या कहलाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिलहाल तो आपका यही था कि अगर क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट करते हैं तो आपका रिफ्लेक्ट एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। कितना आसान है यार डॉक्टर बनना, तुम लोग पता ही क्या करते रहते हो। 15वां तो और भी आसान है। क्या निकालना है बेटा, हम लोग को वेलोसिटी कंपोनेंट निकालना है। और क्या दिए गए हैं हमको, पी क्यू आर दिए गए हैं। और पी क्यू आर किसके हैं, अरे फोर्स के हैं। तो देखो यहाँ से फोर्स गया क्यू में, क्यू से आया आर में, ये आया इतना, यहाँ लौट के बुद्धू घर को आए तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। जहाँ से गए हो वहीं आए हो तो नेट फोर्स 0 हो गया। इसका मतलब फोर्स बराबर किसके होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन 0। ये बराबर डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू 0। मास तो 0 होगा नहीं, ये 0 हो सकता है मैं राइट, टाइम भी 0 नहीं होगा, तो डिफरेंस इन वेलोसिटी 0 होगा। और वेलोसिटी, या आप ये भी कह सकते हैं, यहीं पे कह सकते हैं कि डी बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट, है राइट। जब कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलता है। यानी कि डिफरेंस इन वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये मैथमेटिकल है, ये आपका फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि भैया जब चेंज 0 है, ये कब संभव है, जब जो है वो कांस्टेंट है। 10 मिनट बाद आके देखे आप वहीं के वहाँ खड़े थे तो आप क्या थे, डिफरेंस इज 0। तो दोस्तों ये थे शुरू के 15 सवाल। अगले 15 सवाल अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। देखो बेटा, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सवाल है और इसमें क्या है, आपको 2 रेडियस दे रखे हैं और उसमें वेलोसिटी दे रखी है। आप चाहे तो बना लीजिए। एक आपने ये सर्कल बना लिया बेटा, ये आर ए था और ये बी ए था। कंसेंट्रिक है, यानी दोनों जो पार्टिकल है, ये मान लीजिए ये आपको दिया होगा, ये आपका एम ए था और ये आपका कॉन्सेंट्रिक था यानी आर बी था, इसका रेडियस, और ये जो था बी वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा था। एम आई राइट। आपको क्या दिया गया था, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम, यानी कि आप कह सकते हैं टी ए बराबर टी बी। हम बताते हैं क्वेश्चन में 3 बातें आपको ध्यान होगा, कुछ दिया होगा, कोई कंडीशन दी होगी, कुछ निकालना होगा। निकालना क्या है इसमें निकालना है एंगुलर वेलोसिटी। बस आप जान गए, टाइम पीरियड का एंगुलर वेलोसिटी से संबंध होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। इसका हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा बी। एम ए राइट। 2 पाई कैंसिल हो गई, यानी 1 अपॉन ओमेगा ए बराबर 1 अपॉन ओमेगा बी। रेशियो निकालना था ओमेगा ए बी का, तो इसको इधर ले जाइए, ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी बराबर 1। इसका मतलब 1:1। कोई है? हाँ है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। चलिए अगले सवाल पे। इस सवाल में क्या कह रहा है कि मास m इज अटैच इन ए थिन वायर। बहुत अच्छी बात है। ये भी भाई सब सर्कुलर मोशन ही, देखिए कितना ज़्यादा पूछ रहा है। इसका फिगर बना लीजिए। आपने कहा सर ये एक वायर हो गया, ये एक मास हो गया, वर्टिकल फ्रेम में घूम रहा है। बहुत अच्छी बात है। निकालना क्या है, द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक। कहाँ ब्रेक होगा भैया, जहाँ सबसे ज़्यादा उसको टेंशन होगा वहीं ब्रेक होगा। 3 कंडीशन पर टेंशन निकालने की कोशिश कीजिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक अपर मोस्ट पे, और यही दिया है। देखिए हाईएस्ट पॉइंट हॉरिजेंटल और लोएस्ट या किसी एंगल पे। तो जाहिर सी बात है, आपने कहा कि अगर धरती माता खींचेंगी mg लगेगा, अगर ये u वेलोसिटी से चलेगा, l लेंथ होगी, तो क्या होगा, ऐसे में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mu²/L तो लगेगा इधर बाहर की तरफ, और ये टेंशन। यानी अगर लोएस्ट पॉइंट पे बात की जाए तो लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, mg + mu² L के।
यहाँ पे देख लीजिए ये m है, धरती माता तो अपने सेंटर की तरफ खींचेगी यानी mg इधर लगेगा। अगर कोई वेलोसिटी है, मान लीजिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से ही घूम रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा mu² L। और टेंशन किधर होगा, जाहिर सी बात है इसका mg का रेसिप्रोकल होता है बेटा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे ये लोएस्ट पॉइंट कह लिया, और मान लीजिए हम हाईएस्ट पॉइंट पे कह लेते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, टेंशन यानी ये प्लस mu² बराबर mg के, यानी टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट mg माइनस mu²L। तो देखिए कोई चीज़ घट रही है तो कम होगी और जुड़ रही है तो ज़्यादा होगी। तो टेंशन आप देख रहे हैं लोएस्ट पॉइंट पे ज़्यादा होगा हाईएस्ट पॉइंट से, तो कहाँ ब्रेक होने के चांसेस हैं, लोएस्ट पॉइंट पे। है कोई ऑप्शन? यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंशन है, जुड़ रहा है। यहाँ पे तो आपका वही हो जाएगा, धरती माता खींचेगी, इधर लगेगा, इसका रिजल्टेंट आएगा, यानी कि इनके और इनके बीच का आएगा। ये mg है, अगर ये u वेलोसिटी से जा रहा है mu²L, इन दोनों का रिजल्टेंट ही ये टेंशन आएगा। तो इसकी इस पॉइंट पे जो टेंशन की वैल्यू होगी इससे कम होगी, लेकिन इससे ज़्यादा होगी। क्लियर? तो कहाँ टूटेगा बेटा, लोएस्ट पॉइंट पे। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक हॉलो सिलेंडर ले लीजिए, बना लीजिए हॉलो सिलेंडर। हमें राइट, सवाल बड़े बड़े हैं लेकिन आसान है। रोटेट करा दीजिए इसको अबाउट एन एक्सिस। ठीक, ये कोई फ्रिक्शन वाली होगी तो क्या क्या होगा, मास m 10 kg का ब्लॉक, अरे बाप रे इतना बड़ा रोकोगे, mg नीचे गिरेगा। हमें राइट बेटा, रेडियस 1 मीटर का है, बहुत अच्छी बात है। इसको कौन रोकेगा, ये रोकेगा, यानी फ्रिक्शनल फोर्स। चाहे फ्रिक्शनल फोर्स कितना तगड़ा हो, धरती माता छोड़ेगी नहीं। तो होगा क्या, इसको आप रोटेट कराएंगे, घुमा रहे होंगे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, बिल्कुल दीजिए। तो घुमाओगे तो क्या होगा, ये बराबर μr के होता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो r निकाल लो बेटा। r कहाँ से निकलेगा, जब ये घूमेगा, ठीक है, मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी यानी कि mv² में m² ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, जिसका ये नॉर्मल रिएक्शन सरफेस किधर मारेगी, इधर मारेगी। काम बन गया बेटा आपका। जिस समय फ्रिक्शनल फोर्स चाहे कितना भयंकर फ्रिक्शन हो नहीं रोक पाएगा, उसको आपको क्या देना पड़ेगा, रिएक्शन। ऐसे आपने सवाल देखे हैं लीनियर मोशन में, याद आया, एक्सेलेरेट करा देते थे बॉडी आपको। आपके पास म्यू इंटू आर है, फ्रिक्शनल फोर्स बराबर mg के, r की वैल्यू आपने देखी ली, m²r mv²/r होता है, तो v इक्वल टू r ओमेगा से निकाला बेटा, इज इक्वल टू mg। सबसे पहले ये उड़ा लीजिए, mm कुछ कम हो, आपको निकालना क्या है, ओमेगा निकल आएगा, ओमेगा² बराबर g/μr। सॉल्व किया जाए भाई, 10 μ.1, रेडियस आपका क्या है, 1 मीटर का है। ठीक, देख लीजिए 1 मीटर दिए हैं, बस इसको हटा लीजिए, क्या हो गया, ओमेगा 100 हो गया। तो ओमेगा² 100 है, तो ओमेगा कितना हो गया, 10 रेडियन प्रति सेकेंड। है कोई? है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। कहीं भी बेटा फार्मूला देखना किसका, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का, तो सोती सर की जय बोलना, जय ना बोलना। क्या मिल जाएगा, अगर यहाँ वेलोसिटी होगी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब मोशन कैसा भी हो, हमसे क्या मतलब, हमें तो ये दो फिजिकल क्वांटिटी चाहिए। अगर यहाँ एवरेज स्पीड होती तो यहाँ क्या होता बेटा, टोटल डिस्टेंस हो जाता, स्केलर क्वांटिटी हो जाता। अब देखिए भाई साहब क्या है, SHM है 1, यहाँ से गया इस पोजीशन से
फिर लौटा, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ लौटा, एक कंप्लीट इसका वाइब्रेशन हुआ, यानी जहाँ से गए वहीं पे आए, यानी डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल पोजीशन वही है, तो क्या हो जाएगा, जीरो है। अब कितना भी टाइम ले कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर मिलेगा जीरो। है कोई? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। देखिए डॉक्टर साहब कितना आसान था। ये भी रिपीटिंग सवाल है, एसएचएम कर रहा है, क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड देख लीजिए, सुपरपोजिशन आप ये तो बनाएगा नहीं आपका, तो कौन कौन सा बना रहा है, ये कंपोनेंट एसएचएम को फॉर्म कर रहा है, और दूसरा कौन सा कर रहा है, ये वाला कर रहा है। बस इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ए है, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया है, बी है। इन दोनों के बीच में फेस दिख रहा है ना, बी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है, अरे पाई बाई टू साइन पाई बाई टू बराबर कॉस ओमेगा टी, 90 प्लस थीटा भी ओमेगा टी आता है, पॉजिटिव में आता है, यानी फाई जो है पाई बाई टू। कई दफ़े बताया है। बस रिजल्टेंट अगर कोई वेक्टर एंगल पे है तो क्या करते थे, फार्मूला ए स्क्वायर प्लस वो स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 कितने के बराबर होता है बेटा, जीरो के, तो ये टर्म जीरो हो गया, तो रिजल्टेंट किसके बराबर हो गया बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। है कोई? हाँ है, सेकंड वन। चलो बेटा, इसको भी हमने बताया था, और इसको कराने का क्या था, इस पे इक्वेशन कहाँ की निकालनी थी, वाई प्रोजेक्शन। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाइएगा। कैसे करिएगा, देखिए यूँ चल रहा है, आप कुछ मत कीजिएगा बेटा, तुम कहाँ चलोगे, कहीं हम सर यहाँ चल रहे हैं, इनिशियली यहाँ पे थे 90 डिग्री पे, और यूँ चले हैं, तो थीटा ये लिया, तुम्हें बाई का निकालना था, आप एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ठीक, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एम्पलीट्यूड है बेटा 3 मीटर का, तो ये 3 हो जाएगा। बस ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, तो तुम बना लो इक्वेशन, वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा ये वाला लेते हैं, तो ये अगर ये थीटा चला तो कितना बचा है, 90 माइनस थीटा। बस काम बन गया, वाई इज इक्वल टू 3 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा, और थीटा बराबर किसके होता है, ओमेगा टी के। याद आया? अभी भी नहीं याद आ रहा है, पूरा पढ़ना साल भर। कॉस इज इक्वल टू ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। टाइम पीरियड कितना दिया है, जल्दी से बताओ बेटा, ये है दिया है 4 सेकंड का। है कोई ऐसा कि भाग भी देना पड़ेगा, पहले ढूंढो, कॉस है 2 पाई बाई 4 नहीं है तो आप भाग कर लीजिए, अब मिल गया 3 कॉस पाई टी अपॉन 2, 3 कॉस पाई टी बाई 2। हमारे एक दोस्त थे, वो बताते थे हमेशा चौथाई सही होगा, ऐसा तो गलती मत करना। तो y इज इक्वल टू 3 कॉस पाई टी बाई 2। सरफेस ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशन से सवाल है, 200 न्यूटन का है, हाउ मच हाफ वे डाउन, डाउन डाउन डाउन। याद है कुछ? तो बस इम्तिहान आ गया। डाउन, यस, वेट था, तो क्या करोगे बेटा, एम से गुणा कर लीजिए, 200 न्यूटन अर्थ पे, हाफ वे सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी डी बराबर, डाउन है ना, हाँ, हाफ वे डाउन सेंटर ऑफ द अर्थ, हाउ मच वेट हो जाएगा, हाफ वे, यानी आधे रास्ते पे, r/2 पे है। 100, एक आम में से आधा आम गया, कितना बचा, 1/2, एक में से आधा के 1/2 काट ली। 100 न्यूटन है कोई? ये देखिए, हमारे मरहूम दोस्त यही कहते थे, अरे डॉक्टर साहब
4 नंबर बहुत सही होते हैं, ऐसा ना करना बेटा। वर्क डन निकालना, ये भी ग्रेविटेशनल से एक सोती सर ने क्या सिखाया था कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा। ये अर्थ हो गया, ये अर्थ का रेडियस हो गया, ये सेंटर हो गया। यहाँ पे आपके पास क्या है, मास है। यहाँ पे बेटा इसके पास क्या है, हाइट है, यानी इसके पास अपनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमने कहा सर पहली पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होती है, माइनस Gm/m/r, जो भी इसकी हाइट है। अंदर से तो उठाओगे नहीं, सरफेस से लेके चले हैं, कहाँ तक चले बेटा, रेडियस ऑफ द अर्थ तक। यहाँ पे आ गए, अब क्या लगे, यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये एक मास है, एक मास ये है, बस इसका ध्यान रखिएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे U2 मानिए माइनस Gm/m, और एक मास ये है, और धरती माता का सरफेस थोड़ी ना होगा, सेंटर पे होगा, यहाँ पे कंसंट्रेट है। तो दूरी कितनी हो गई, r + r 2r। वर्क डन निकालना होगा। वर्क डन क्या होता है, चेंज इन एनर्जी, और चेंज में सोती सर ने क्या बताया, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल ये थी, इनिशियल पोटेंशियल थी माइनस में थी, तो ये माइनस प्लस हो गया बेटा। एलसीएम ले लीजिए, तो माइनस Gm/m + 2Gm/m, देखिए पॉजिटिव आ गया। ये 2 है, ये 1 है, तो ये क्या हो गया, Gm/2r। ठीक, इस फॉर्म में तो दिया नहीं, इसमें दिया तो आप जानते ही हैं, क्या जानते हैं कि G = Gm/r² होता है एट अर्थ सरफेस। ये फोर्स इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है। बस काम बन गया। आपने कहा Gr², Gm की जगह आप क्या लिख सकते हैं, Gm की जगह आप Gr² लिख सकते हैं। तो पहुंचिए, Gm की जगह आपने कहा हम Gr² लिखेंगे, लिख दीजिए। स्मॉल m आपके पास है ही, पार्टिकल का मास अपॉन 2r, डिवाइड कर दीजिए। तो वर्क डन क्या बन गया, mgr/2 है कोई, हाँ देखिए तीसरा है। ये भी बच्चों बहुत दफे कहलाते हैं वर्क डन। जब अगर डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है तो आपका क्या हो जाएगा, F × dy, ये इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से, देखिए चालू हुआ है 1 तक गया है। बस धर दीजिए फंक्शन की वैल्यू 2 + 10y × dy। काम बन गया बेटा, 0 से 1 20 dy प्लस 0 से 1 10y × dy। 20 dy का y 0 से 1, 10 कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन है, y का क्या हो जाएगा, y²/2, 0 से 1, ये 5 हो गया। एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट। एक बार y की वैल्यू 1 यानी अपर लिमिट, माइनस पावर से नहीं मतलब होता बेटा, y की वैल्यू रखते हैं वेरिएबल की। तो ये हो गया 20 + 5 25 जूल, है कोई, यस। चलिए सर आगे चलते हैं। कितना आसान तुम लोग परेशान होते हैं, मतलब बॉडी के विषय में हमने क्या क्या सिखाया है, याद आया, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन समझ लो भैया, थोड़ा सा बड़ा है। एक मास ये था 4m का, ठीक है। दूसरा कोई वेलोसिटी चल रहा होगा, बिल्कुल साहब, u1 ये चल रहा है बेटा। जब पढ़ाते हैं तो पूरा m1 m2 u1 u2 लेते हैं, लेकिन इतना समय पेपर सॉल्व करने में मत लगाइएगा। दूसरा कितने का है, 2m का है, और ये रेस्ट पे है, यानी u2 रेस्ट पे है। जितना जरूरत हो बेटा उतने लिखना, ठीक है। कोलिजन आपके केस में हेड ऑन भी होगा और इलास्टिक भी होगा, ठीक है, अच्छी बात है। तो आपने कहा सर हमको मालूम है ये कोलिजन हो गया, याद है, पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा, हमने एक पूरा लेक्चर बनाया इस पे,
बहुत सारे सवाल भी कराए। इसके बाद क्या सिखाया था बेटा, 4m v1 वेलोसिटी से चल दिए थे और 2m v2 से चल दिए थे। याद आया? पूरा लेक्चर देख लीजिएगा, कोलिजन इन वन डायमेंशन, जल्दी मिल जाएगा आपको। बस 2 इक्वेशन बना लीजिए, काम बन जाएगा। क्या निकालना अभी बाद में देखते हैं, पहले यह तो देखें। m1 u1 ये तो 0 हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा रहे हैं। ये हो गया 4m v1 प्लस 2m v2, 2 से भी काट दीजिए। तो पहली इक्वेशन बन गई 2u बराबर 2v1 प्लस v2। याद आया? बहुत डिटेल में पढ़ा है, बहुत अच्छा। दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जाहिर सी बात है ये ज़्यादा होगी नहीं तो धक्का मारेगा। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 ज़्यादा होगी नहीं तो ये आगे निकल जाएंगे, लड़ेंगे नहीं। हेड ऑन कोलिजन है, इलास्टिक है तो E की वैल्यू 1 होती, तो दूसरी इक्वेशन बन गई। इधर u ले आइए, v2 माइनस v1। इतना तो बेटा मिनिमम 1 डायमेंशन में करना पड़ता। फिर सवाल पूछेगा करना क्या चाहता है, करना चाहता है कोलिजन द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब भाग, एनर्जी लॉस्ट बाय कोलाइडिंग बॉडी ए के द्वारा। यानी कि ए के पास कितनी एनर्जी थी, हाफ m v स्क्वायर थी, ठीक है, और बाद में क्या हो गई, इतनी थी। फ्रैक्शन लॉस, लॉस का मतलब जान रहे हो, हाफ m v1 स्क्वायर। फ्रैक्शन मतलब भाग, किससे करोगे, इनिशियल से करोगे। यानी कि अगर हम इतना कॉमन ले लें तो ये गायब हो गया। यानी कि आपको v1 निकालना, v1 निकालना है तो काम बन जाएगा। निकाल लो v1, यहीं से निकाल लो v1। इसमें क्या करोगे, v2 गायब हो जाए, v2 गायब हो जाएगा, घटा लो इसको, इससे घटा लो तो v2 गायब हो जाएंगे। देखिए v2 गायब हुआ बेटा, इधर गया तो u बचा, और जब इसको जोड़ोगे तो ये 3v1 हो जाएगा। तो यानी आपका v1 बराबर u/3 हो जाएगा। निकाल लो भैया, u स्क्वायर माइनस u/3 का होल स्क्वायर अपान u स्क्वायर। u स्क्वायर भी चला गया तो ऊपर क्या होता है, 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर मतलब 1/9, 9 में से 1 गए 8, 8/9 है कोई, यस। दूसरा भी बड़ा लंबा सवाल था, देखिए ऐसे निकालते हैं। ये चीज हमने जो बच्चों तुमको सिखाई ना, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, पूरा लेक्चर देखना, सब सीख जाओगे। 26 में क्या कह रहा है, एक डिस्क है, रेडियस इतना इतना, हाउ मच वर्क डन स्टॉप। अमा जितनी काइनेटिक एनर्जी से तुम घूम रहे होगे, हैं, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर पे होगा, बस दौड़ रहा है भैया 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। और कैसा कर रहा होगा, रोटेट चल रहा होगा, सीधा तो है नहीं, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग है। ये अपना ये दौड़ रहा है घूमते हुए सरफेस पे, डूं 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 करते हुए। कुछ दिया है 2 मीटर का रेडियस है, m 100 kg का है। एनर्जी यार, काइनेटिक एनर्जी से दौड़ रहे हैं, इतना ही इनको दे देना, क्या क्या होगी। एक तो ये सेंटर ऑफ मास दौड़ रहा है, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर से दौड़ रहे हैं। रोटेट भी तो कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आ जाएगा, रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस। कौन है, डिस्क है, इसलिए डिस्क ढूंढ रहा हूँ क्योंकि यहाँ आप जानते हैं क्या करना है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासेस थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन mr स्क्वायर बाई 2, और जानते हैं आप v इक्वल टू r ओमेगा। तो ओमेगा की जगह v स्क्वायर अपान r स्क्वायर लिख सकते हो बेटा। काम बन गया आपका, ये गया 1/2 mv स्क्वायर
1/4 MV²। 4 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2 और +1 यानी 3 MV²। चलिए भाई साहब, 3 मास कितना दिया? 100 kg, बड़ा हैवी है भाई। वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर है, 100 से भाग कर दीजिए तो 0.2 हो जाएगी। स्क्वायर चाहिए बेटा, इसको उड़ा दीजिए तो ये उड़ जाएगा, 2 2 4 ये उड़ जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है। तो जो वर्क डन है काइनेटिक एनर्जी के बराबर 3 जूल का है। कोई पहले ही है। देखिए कितने आसान सवाल थे। अब क्या हो गया? ले ये भी घूम रहे। टॉर्क चाहिए, टॉर्क चाहिए। कौन है? सॉलिड सिलेंडर है। टॉर्क = I अल्फा। सॉलिड सिलेंडर का आप जानते हैं डिस्क की तरह होता है। एम तो दिया ही है, 2 kg का है। रेडियस भी दिया है। अल्फा निकल आए। क्या कर रहे हैं? ये घूम रहे थे ओमेगा बराबर 3 पाई, यानी N1 इतना था। और घूम कितना रहे थे? 2 पाई रेवोल्यूशन। बस यहीं पे बेटा कंफ्यूज होता हो, इस पॉइंट पे आप देखिए ओमेगा 0 हो जाएगा 2 पाई N। 2 पाई N 3 रेवोल्यूशन पर मिनट है। सेकंड बना लीजिए इसको। 3 दूनाई 6, 2 तिहाई 6, 3 3 कट गया, π/10। स्टॉप हो रहा है तो फाइनली 0 हो रहा है। ये N आप जानते थे ये वाला था, रेवोल्यूशन पर मिनट, और ये वाला जो है N वो उतने रेवोल्यूशन है, यानी 2 पाई रेवोल्यूशन पर मिनट हम सिखाते हैं, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इसमें अंतर होता है, इस N में इस N में। ये क्या होता है? जैसे आप ये है सर्किल, एक बार घूमे तो कितना घूमे? 2 पाई। 2 बार घूमे तो कितना घूमे? 4 पाई। 3 बार कितना? ये इतना कर रहा है कि 1 2 3 नहीं, ये 2 पाई बार घूम रहा है। यानी जो थीटा होगा वो 2 पाई N, अर्थात नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 2 पाई है। जब यहाँ 2 रखोगे तो थीटा घूम जाएगा उस समय 4 पाई स्क्वायर। बस यही लड़का नहीं कर पाता है, इस N का और इस N का अंतर नहीं समझ पाता। बाकी सब ठीक है। रुक रहे हो तो रिटार्डेशन होगा। ये तो 0 हो गया, यानी 2 अल्फा थीटा बराबर ओमेगा 0²। ओमेगा 0 निकाल ही लिया बेटा, π²/100। 2 थीटा भी अभी निकाले हो, 4 π² अल्फा निकल आएगा। ये तो ये कट गया, इसलिए अल्फा बराबर, इसको इधर ले आओ, 4 दूनाई 8, 1/800 रख लीजिए। M कितना था? 2 kg का था। R कितना था? सेंटीमीटर था। स्क्वायर था बेटा, -2 -4 2, 1/800। और तो कुछ नहीं बचा? नहीं बचा। उड़ा भैया। ये 4 दूनाई 8, 2 दूनाई 4, 4 पहले ही से थे, 2 यहाँ से और पहुँच गए निगेटिव के, -6 न्यूटन मीटर है। कोई? हाँ पहले ही थे। चले आगे। ये तो देखो हमने बताया यार प्रिंसिपल, आप होमोजेनिटी दिमाग लगा लिया करो। क्या दे रखा उन्होंने? उन्होंने दे रखा है A। बता, हाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है। टैंक हाइट है, आज ही पढ़ाया बेटा, आज ही के लाइव में हमने आपको सिखाया ये इफ्लेक्स वेलोसिटी निकालना, V बराबर √। याद आया? तुम लोग पढ़ते लिखते तो हो नहीं। H 2GH। ठीक। निकालना क्या? रेट। अब समझ में नहीं आ रहा रेट क्या होता है? यूनिट देखो, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, तो हम तुम्हारी जगह होता है ऐसे इंतजार करते हैं यार, मीटर स्क्वायर तो हम याद बना लेंगे,
और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि ए और बी को गुणा कर दो तो बन जाएगा मीटर स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा, मीटर सेकेंड इधर आ जाएगा, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड आ गया। बस खेल खत्म। 2 मिली, मिली माइनस 3 स्क्वायर हो गया 6, यहाँ से निकाल लीजिए 2 10, एच कितना था बेटा, 2 मीटर का, एम राइट। तो 2 2 2 40 हो गया, रूट का है बेटा। अब आप परेशान, 6 छंग 36 हो गया, एम राइट। और 36 हो गया, 4 बचा, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हमको 6 दूनी 12 तो मिल ही जाएगा। मान लीजिए 5 तो ना लो, 3 ले लो। 6 छंग 36 हो गया, तो 6 तो पक्का ही है, और उसका 4 बचा है, तो लगभग 3 हो गया। बस काम बन गया, गुणा कर लीजिए। 6 दूनी 12, यूनिट आपने कन्वर्ट ही करा ली थी। है कोई 12.6, यस, पहले ही मिल गया। अरे ये तो न्यूटन साहब मिल गए, बहुत सिंपल थे। पहली बार कितने एंगल पे थे ये, 60 डिग्री पे। हमारे सारे बच्चे करके आते हैं, कोई नहीं छोड़ के आता इसको। यहाँ फेंके गए थे ये शिमू से, ठीक। कहाँ तक गए थे, x1 गए थे, कुछ नहीं करना था। सेम वेलोसिटी फेंके गए होंगे 2 बार। एक बार कहाँ फेंके गए, 60 फेंके गए, एक बार 30 डिग्री फेंके गए। x1 x2 निकालना है। ठीक है, अलग अलग होगा। आवा यहाँ तक, जहाँ तक गए होंगे वहाँ तक 0 हो गए होंगे, ठीक है। वेलोसिटी सेम थी, तो आपने कहा s बराबर, सारा खेल किसका है, किससे लें, इससे ले लें, हाँ इससे ले लो। अगेंस्ट ग्रेविटी गए हैं, ए थीटा कितना गए, x1। सारा खेल इस ए का है, तुम तो जानते ही हो। ये जी हो गया, 2 कंपोनेंट हो गए 60 डिग्री, जी कॉस 60 डिग्री, जी साइन 60 डिग्री। तो ये तो 0 हो गए, तो आप कह सकते हैं 2a, ए क्या लग रहा है, देखिए अगेंस्ट लग रहा है, जी साइन 60 डिग्री इंटू x1 बराबर, ये तो 0 है, ये यू स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो a की जगह हो गया 2 और a की जगह हो गया जी साइन 60। इसमें कितना आएगा बेटा, 2 कंपोनेंट होंगे, यही वाला तो इसको पीछे खींचेगा जाने से, तभी तो रुकेगा। ज्योमेट्री से ये 30 डिग्री है, यानी जी कॉस 30 ये हुए, तो ये क्या हुए, जी साइन 30। अब तक इतना याद होना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। यही फार्मूला लगा दो, यू सेम था, तो 2 जी साइन 30 डिग्री, अब की बार x2 गए बराबर यू स्क्वायर, क्योंकि v 0 था, इनिशियल वेलोसिटी सेम थी। बस चाहे तो आप इसको भाग कर दे, चाहे तो रख ले, भाग ही कर दो। तो भाग जब करोगे ये कट जाएगा, 2g कट जाएगा, ठीक। और इधर से यू स्क्वायर स्क्वायर कट के 0 ना कर देना। साइन 60 अपान साइन 30 डिग्री, x1 अपान x2 बराबर 1, ठीक है। बस आपको निकालना क्या था, x1 अपान x2, साइन 30 डिग्री अपान साइन 60 डिग्री, ये बराबर 1/2 और ये बराबर √3/2। हमें राइट बेटा, चौथा से दूसरा कट गया, यानी √3 तीसरे पे चला गया, तो 1:√3 है कोई, यस। तो बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक।
अब तक रट जाना चाहिए इसकी एक्सेलेरेशन के कंपोनेंट क्या होंगे। चलिए भाई साहब, फ्लूइड मैकेनिक्स आजकल हम पढ़ा भी रहे हैं, ये है, लेकिन सरफेस टेंशन का है, संभवतः ये हम आपको कल सुबह पढ़ाएंगे लाइव क्लासेस में। सरफेस टेंशन, शोप बबुल, और आपको पॉइंट निकालना है तो इतना जाने रहिए, एक ही फार्मूला होता है इसमें एक्सेस प्रेशर का, और ये बराबर किसके होता है, सरफेस टेंशन अपॉन एरिया। एम आई राइट बेटा? बिल्कुल, इसीलिए हम कहते हैं कि मेरी बुकलेट के जो पार्टुलेट हैं वो रटे होने चाहिए आपको, ठीक है, 40/R के, तो वही आपको दिया भी गया है। ये बराबर हो गया 40/R, कब सोप है और एयर बबल है या लिक्विड है तब ये क्या हो जाता है बेटा, 2T। लेकिन ध्यान रखना, अगर कहीं फिल्म इंट्रोड्यूस हो गई लिक्विड में तब भी 40 हो जाता है। प्रेशर निकाल लीजिए, 4 इंटू सरफेस टेंशन, फार्मूला बेस था ये भी, R mm मतलब मिलीमीटर, 25 चक्कू 100, एक के बाद लगा दीजिएगा, कितना है बेटा, ऊपर चला गया तो एक बचा, यानी 100 P। ठीक, आपको क्या निकालना है, हाइट, यूनिट देखी सेंटीमीटर से, यहाँ डलिएगा नहीं, ये तो पास्कल हो गया बेटा। आपको प्रेशर पे आज ही सिखाया, प्रेशर पे हाइट निकालना बहुत आसान है, HDG। अगर हाइट मालूम है तो प्रेशर निकाल सकते हैं लिक्विड का। कितना दिया आपको, 100 MKS में H निकालना है, देखिए सेंटीमीटर दिया, काय का था, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G यानी 4, इधर है 10 की पावर 2, इधर है 10 की पावर 4, तो H बराबर -2 मीटर, और ये बराबर किसके हो गया, 1 सेंटीमीटर निकल आया आपका। तो आंसर इज 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो देखिए बेटा कितना आसान था, इतने में आप डॉक्टर बन जाते हैं नीट 2019 के। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, इस बार भी ऐसा आएगा, डरने की कोई बात नहीं है। देखो बेटा, इस सवाल में आप जानते हैं कि अगर आपके पास इनफाइनाइट लेंथ का कोई कंडक्टिंग वायर है, उस पर चार्ज कर देते हैं, तो टोटल चार्ज तो आप गिन नहीं पाते, इसलिए क्या करते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ देखते हैं, जिसको कि आप लीनियर चार्ज डेंसिटी या लैम्डा कहते हैं। एम आई राइट बेटा? ठीक, तो लैम्डा दिया रहता है और आपको उसके आसपास किसी पॉइंट पे, मान लीजिए आपको कैपिटल R दूरी पे निकालना है, तो आप बड़े आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं और कहते हैं कि सर दिस इज नथिंग बट, लैम्डा के टर्म में होती है 2πε0r के। एम आई राइट? अब देखिए इस सवाल में क्या है, एक नहीं दो दे रखी हैं, थोड़ा सा दूर बना लें, ठीक। इसमें एक पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तभी आप कह सकते हैं कि लैम्डा पॉजिटिव है आपके पास। एम आई राइट? और एक पे आपके पास निगेटिव चार्ज है, इसलिए आप कह सकते हैं कि माइनस लैम्डा। अब देखिए इन दोनों के बीच की दूरी कितना दी है उसने, 2r दी है, कैलकुलेशन आसान हो गया, मिड पॉइंट पे पूछ रही है। तो सोती सर ने क्या कहा कि जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी वहां पे क्या रखोगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा अगर मान लीजिए इसको हम कहते हैं पहली प्लेट, इसको कहते हैं दूसरी, जैसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखोगे, ये पॉजिटिव धक्का मारेगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी है, किधर की होगी, इस डायरेक्शन में होगी। आप देखिए ये निगेटिव वाला है, ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो किधर अट्रैक्ट होगा, जाहिर सी बात है निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको आप E2 कहेंगे उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिधर E1 की है। तो आपका काम बन गया। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई आपकी वो E1 प्लस E2 हो गई, वेक्टर होती है, सेम डायरेक्शन में जुड़ते हैं, आप जानते हैं। वैल्यू देख लीजिए इसकी,
जाहिर सी बात है इसकी क्या है बेटा, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन 0r। इसकी भी क्या है आपकी लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन 0r। आप कहेंगे इधर माइनस क्यों नहीं लिया आपने, इधर पॉजिटिव ले लिया, इधर माइनस लेना चाहिए था। पॉजिटिव निगेटिव इसलिए नहीं ले रहे हैं कि आपने फील्ड की डायरेक्शन डिफाइन कर ली है। तो फील्ड की जब डायरेक्शन डिफाइंड हो गई आपकी, तो इसलिए आपको पॉजिटिव निगेटिव से ऊपर हो गए। तो आधा आर्म प्लस आधा आर्म बराबर एक आर्म, यानी पाई एप्सिलॉन 0r। तो रिजल्टेंट फील्ड जो पॉइंट मिड पॉइंट पे मिलेगी वो होगी लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन 0r। है कोई? यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। बेटा ये सवाल सिंपल कूलॉम्स लॉ पे आधारित था, जो कि जल्दबाजी में आप गलती कराते हैं। एक चार्ज प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, एम आई राइट? इनके बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस है, मान लीजिए डी। एफ फोर्स, इन्होंने एफ फोर्स भी कहा है, कितना होगा आप जानते हैं, के टाइम Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। डायरेक्शन की बात नहीं की है, नहीं करनी है। कह रहे हैं कि 25% ऑफ द चार्ज ऑफ ए ट्रांसफर टू इट। जब आप 25% इसको चार्ज देंगे तो क्या देंगे, जो इसके पास होगा, इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव ही देगा। यानी कि इनके पास 100% था, क्या था, निगेटिव चार्ज, और 25% क्या लाए हैं, ये पॉजिटिव चार्ज लाए हैं। तो अब इनके पास कितना बचा, 75% चार्ज बचा। क्योंकि इन्होंने 25% दे दिया तो इनके पास क्या बचा होगा, 75% बचा होगा अपने चार्ज का। कितना होगा ये आप जानते ही हैं कि 75% ऑफ द क्यू कितना हो गया बेटा, 3/4। इसी तरह निगेटिव का 75%, तो आपने कहा कि सर इसको हटाने के लिए यहाँ लगा देंगे तो ये भी 3/4 हो जाएगा। प्लस माइनस तो डायरेक्शन बताता है। काम बन गया आपका। आपने कहा एफ डैश बराबर के, दूरी वही है, कोई मीडियम में चेंज नहीं हुआ, इसलिए के रहेगा 3/4 क्यू, और ये 3/4 क्यू इनका डिस्टेंस वही है, डी स्क्वायर। काम बन गया आपका। आपने कहा सर के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16। इतनी जगह की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो नया एफ डैश होगा वो 9/16 टाइम ऑफ एफ होगा। है कोई ऑप्शन? यस, 9/16, 9/16। बेटा हमने आपको क्या सिखाया कि जब भी आपको पावर कंज्यूम इन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में निकालना है तो सिस्टम को रेजिस्टेंस में बदल लेना। ये आपके पास बल्ब है, आइडेंटिकल हैं तो सबके सिमिलर रेजिस्टेंस होंगे। तो आपने कहा सर एक आर ये हो गया, ए सेक्शन का देख रहा हूँ, ठीक, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया बेटा, इतना काम हो गया इसका। और ऐसे ही आपको बी का लग रहा है, कुछ नहीं है, आपके पास ई है। अब आपका काम बन गया। दूसरी बात क्या बताई है हमने, दूसरी बात हमने आपको बताई है कि पावर हमेशा कैसे निकालेंगे बेटा आप, पावर हमेशा आप निकालेंगे I² R के फार्मूले से, ठीक, इन्हीं को आप यूज कीजिएगा। आइए, ये कह रहे हैं कि पहले केस में सारे जल रहे थे, यानी कि अगर आपको I मिल जाए और इनका इफेक्टिव मिल जाए तो, जो कि बहुत आसान है, पैरेलल में जानते हैं सिमिलर होंगे तो क्या हो जाएगा, R/3 और एक R/3 ये हो गया कि नहीं हो गया, E। इसको कर लीजिए सीरीज में, 1 आर्म प्लस 1 आर्म बराबर 2 आर्म, तो आपको मिल गया ये 2R/3, ठीक। करंट निकाल लीजिए, कभी गलती मत कीजिएगा, ठीक। तो करंट आपकी निकलेगी, कितनी निकलेगी, आपने कहा सर हमारे पास E लगा हुआ है और 2R/3 है, ऊपर ले जाइए तो 3/2 ER।
ठीक, बिल्कुल नहीं घबराना है, जो काम करना है वो बिल्कुल एक सिस्टम से करना है। आई मिल गया, पावर चाहिए तो आपने कहा पहले केस में जो पावर होगी वो होगी आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर हो गया 9/4, एम ए राइट, क्योंकि 3 ऊपर चला गया था 2 था, 9/4 ई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, एम ए राइट, इनटू रेजिस्टेंस तो ये है, इसमें ही पावर कंज्यूम हो रही, आर 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 आपका ये है, यानी कि आपका हो गया 2R/3, 3 त्रिका 9, इसको काटिए 2, इसको काटिए तो आपको P1 आ गया 3E²/2R। दूसरे केस में क्या कह रहे हैं कि सेक्शन में 2 काम कर रहे हैं ए में और 1 फ्रॉम सेक्शन आर आर ग्रोइंग, यानी यहाँ पे 2 हैं और इसमें एक ही है। ठीक, थोड़ा सा रंग बदल लें एक सेकेंड उसके लिए। तो आपने कहा कि सर ऐसे सूरत हाल में हमारे पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसी में निकल लें, जगह कम है, R/2R, यानी अब की बार R' हो गया R/2, इसका हो गया, और उससे केवल एक है, उससे केवल एक है, उससे केवल एक है, यानी R है, उससे केवल एक है आपके पास, उससे केवल एक है, यानी कि ये हो गया 3/2R। बस भैया P2 भी निकाल लीजिए, ऐसे ही वहां जगह मिलेगी आपको करने के लिए। अरे पहले आई निकालनी पड़ेगी, आई कितनी हो जाएगी, यहाँ निकाल लेते हैं, I2 कितनी हो जाएगी, E/R, तो 2/3R, एम ए राइट, I स्क्वायर 4E²/9E², R' आपको मिल ही गया है, बहुत कम जगह मिली भाई, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये काट लीजिए बेटा। आपको P1/P2 का रेशियो चाहिए, ठीक, P1 3/2, वो तो कट ही जाएगा बेटा, और P2 क्या मिल रहा है 2/3, गुणा कर लीजिए तो ऊपर चला जाएगा 9/4, यानी 9:4 है कोई, यस, दूसरा वाला करेक्ट। बेटा ये सवाल मुश्किल से 15 सेकंड का था, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि वोल्ट मीटर और ए मीटर की रीडिंग क्या होगी, एम आई राइट। जल्दी से हम अपने पेन का इंक बदल लें, उतनी देर में तो ये सवाल लग जाता। दिया नहीं है, लेकिन ये मान लेते हैं कि जो वोल्ट मीटर है वो आइडेंटिकल है और ए मीटर भी आइडेंटिकल है। कहना क्या चाहते हैं, अगर ये आइडेंटिकल है तो इसका मतलब समझ रहे हैं, ये इसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, यानी किसी भी हालत में करंट यहाँ से नहीं गुजरेगी, इसलिए ये रेजिस्टेंस बेकार हो जाएगा, कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो यानी दोनों सर्किट में क्या होगा, करंट कहाँ से बहेगी, ये बहेगी, I1 करंट बहेगी, ठीक है, जो भी बहेगी 10 ओम के रेजिस्टेंस है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम की वोल्ट है, यानी अगर हम कहें 10/10 भी कर दें, ओम्स लॉ भी अपॉन आई, तो 1 एम्पियर की। यहाँ पे ये आइडियल इनफाइनाइट है, इधर करंट बहेगी नहीं, तो आपकी करंट यहीं बहेगी। तो ऐसे सूरत हाल में क्या होगा आपके साथ, बहुत सिंपल, I2 भी, वोल्टेज भी 10 है, रेजिस्टेंस भी सर्किट में 10 ओम का ही काम करेगा, 1 एम्पियर की, यानी कि I1 बराबर I2, और वोल्टेज भी आप निकाल रहे हैं दोनों केस में 10 वोल्ट के अक्रॉस, तो जाहिर सी बात है 1 × 10 वोल्ट मिलेगा। तो बहुत खूबसूरत सवाल है, जिसमें आप देखेंगे कि वोल्टेज भी आपको सिमिलर मिलेगा, ओपन सर्किट में वोल्टेज मिलता है, और करंट भी आपकी सिमिलर बहेगी। ये नहीं है, कौन सा ऐसा है, ये वाला है, थर्ड वन, जिसमें वोल्टेज भी आपको बराबर मिल रहा है और करंट भी बराबर फ्लो कर रही है। दोस्तों ये भी बहुत ही थ्योरेटिकल सवाल है, और आप जानते हैं कि इस सवाल में
एक आपके पास हॉलो मेटल स्फीयर है, इसमें क्या होगा, जैसे ही चार्ज दोगे तो कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। और आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक जानते ही हैं, क्या जानते हैं कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, बल्कि सेंटर से लेके इसके रेडियस तक, हॉलो स्फीयर के रेडियस तक फील्ड जीरो होगी। उसके बाद आपका काम बनता रहता है। तो अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर डिस्टेंस पे निकालें तो आप जानते हैं कि यहाँ तक तो जीरो होगी। क्यों होगी, अरे यार ये पॉइंट लोग ना क्या रखोगे, सोती सर का यूनिट पॉजिटिव चार्ज, याद आया, ये इधर धक्का मारेगा, इधर धक्का मारेगा, ठीक है, ऐसे इधर होगा क्योंकि सिमेट्री होगी, जितना इधर से मिलेगा उतना डिस्टेंस इधर से मिलेगा, कुल मिला के यहाँ तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगी। फिर क्या होता है, फिर आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है 1/r² से। तो आपको इस तरीके से फील्ड जो है रेसिप्रोकल है तो क्या करता रहेगा बेटा, डिक्रीज करता रहेगा। एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, उतना अच्छा बन नहीं रहा है, ये ग्राफ आपको मिलेगा, सेंटर से लेकर रेडियस तक जीरो और उसके बाद डिक्रीज करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी। है कोई 0 2 दिख रहा है, जीरो, आर इंक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस फॉर आर इज लेस देन इतना, ठीक है, डिक्रीजेस एज आर इज इंक्रीजेस इतना, तो ये डिक्रीज कर रही है जैसे जैसे आर बढ़ रहा है। तो आंसर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा, आप लोग डिस्प्लेसमेंट करंट के विषय में जानते हैं कि अगर मान लीजिए ये आपके पास 2 प्लेट हैं और इसके में अगर हम कोई पोटेंशियल लगाते हैं तो इतने तो पार्ट में तो आपका कौन सी करंट बहेगी, एक आपकी जो है कंडक्शन करंट बहेगी, एम ए राइट, वायरों के थ्रू। और आप जानते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ करंट नहीं बही तो क्या हो जाएगा, तो कंडक्शन करंट भी नहीं बहेगी। तो ऐसे सूरत हाल में आपने देखा था कि 2 प्लेटों के बीच में कैपेसिटेंस दिया हुआ है, ये कैपेसिटर की तरह वर्क कर रही हैं 20 माइक्रोफैरेड, एम ए राइट, और इनके बीच में जो पोटेंशियल चार्जिंग हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, वो बेटा कितना दिया गया आपको, 3 वोल्ट प्रति सेकंड। अब आपको अगर करंट निकाल लेनी है ट्रेडिशनल करंट तो आपको पता ही चल जाएगा, सर्किट क्लोज है तो जाहिर सी बात है कि जितनी करंट आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी ही, जिसको आप आई कन्वेंशनल कहते हैं, इसको सी कह दें तो बेहतर होगा, और इसको डिस्प्लेसमेंट करंट कह दें वो होगा। आप जानते हैं कैपेसिटर का मामला है Q=CB, इसका डिफ्रेंशिएट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सी कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में बाहर आ गया। आप जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज जो है करंट होता है, कन्वेंशनल करंट बना रहा है, सी की वैल्यू 20 माइक्रोफैरेड, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज आपका 3 है, तो आप कह सकते हैं 3 दूना 6 इंटू -6 एम्पियर, यानी कि आप कह सकते हैं इसको कि 60 माइक्रो एम्पियर। तो जाहिर सी बात है सर्किट में अगर पूरी करंट बहती है जैसा कि हम लोग फिजिक्स में देखते हैं जानते हैं, तो इसका मतलब है जितनी हमारी कन्वेंशनल करंट है उतनी ही आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट भी होगी, क्योंकि करंट के लिए आपको कंडक्टिविटी चाहिए। यहाँ तो कंडक्टिविटी है नहीं, 2 प्लेट के बीच में स्पेस है, इसीलिए यहाँ पे जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। किसके कारण होती है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आदि की बात नहीं करेंगे। आपका क्वेश्चन हल हो गया कि जितना आपके पास कंडक्शन करंट है उतनी ही आपके पास डिस्प्लेसमेंट करंट होगी, तभी सर्किट में करंट बहेगी, अर्थात सेकंड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। देखो बेटा, इस सवाल में आपको दो इक्वी दे रखे हैं, फेल्ट पेन ले लूं जरा मैं और पीछे आ जाऊं इस सवाल पे। 2 सिमिलर थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस दे रखे हैं, फिगर बनाया जाए। ये आपके पास एक लेंस ये है और इसी के कांटेक्ट में एक लेंस आपके पास कॉन्वेक्स लेंस ये दे रखा है, राइट। पहले केस में एयर है, केस 1 में आपके पास एयर है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, पावर
इज ए स्केलर क्वांटिटी P1 प्लस P2, इन दोनों की पावर जुड़ जाएंगी। और पावर का फोकल लेंथ से आप समझ जाते हैं कि दोनों का जो फोकल लेंथ है, इसकी F1 है और इसकी F2 है, दोनों इक्वल हैं। अगर हम F मान लें, F इनका रिजल्टेंट F1 दिया है हमको, कॉम्बिनेशंस का रिजल्ट F1 आपको गिवन है। आप कह रहे हैं कि ऐसे ही सूरत हाल में इन दोनों का आपने जोड़ा है, अब इसके बीच में आपको क्या मिल गया, ये खाली स्पेस मिल गया। थोड़ा सा कलर चेंज कर लें तो आप बेहतर जान पाएंगे कि अगर मान लीजिए इसमें आपको एक स्पेस मिल गया जिसमें आपने ग्लिसरीन भर दी है। देखिए बेटा, आपने इसमें ग्लिसरीन भर दी है, कुछ दिख रहा है आपको? बहुत अच्छा फिगर नहीं बना लेकिन फिर भी आपको दिख रहा है। अब आपको 3 लेंस दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है, इसकी भी फोकल लेंथ F1 है, ये F2 है, दोनों कैसे हैं, कॉन्वेक्स है। और तीसरा और दिख रहा है, ये भी देखिए, इस पे जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भरा है वो भी आपने ग्लास के बराबर 1.5 भरा है, और लेकिन इसकी शेप किसी बन के आ रही है, इसकी आ रही है कॉनकेव लेंस की। तो इसकी भी फोकल लेंथ तो F ही होगी, क्योंकि आपके पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी सेम है, कर्वेचर भी सेम है, लेकिन ये बन गया आपका कॉनकेव लेंस। इसका मतलब है कि इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो निगेटिव होगी। बस अब की बार इन तीनों को जोड़ दीजिए, इन तीनों का सम पावर तो भैया इज ए स्केलर क्वांटिटी, वो तो इक्वल ही होगी। पावर का फोकल लेंथ से संबंध जानते ही हैं, टोटल इन्होंने कह दिया इस पूरे सिस्टम की F2 है, ये F1 हो गई, इसको मान लेते हैं। F2 आपका इसको मान लिया है आपने, एम आई राइट? और तीसरा आपका एक लेंस ये मिल गया है आपको, जिसको आपका निगेटिव हो गया है, ये हो गया इतना। बस काम बन गया। आपको चाहिए क्या था, रेशियो ऑफ F1 अपॉन F2। F1 नीचे ऊपर लाना है तो डरिए नहीं, पहले 1/F2 को लिख लीजिए। 1/F2 कितना है आपका, 1/F। ठीक, तो अगर आप कहें कि सर हमको ये चाहिए, तो आप इधर से कह सकते हैं अरे इसको जोड़ लेते भाई, 2/F हो गया। आप यहाँ से कह सकते हैं कि सर F1 जो है वो हमारा F/2 है, और यहाँ पे जो F2 है वो सीधा सीधा F के बराबर है। तो आपने कहा F/2 अपॉन F, कट गया 1/2 या 1:2 है। यस, 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा, ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का सवाल है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है। सोती सर ने 2 बातें सिखाई थी। एक क्या बताया था, 2 रुपये 14 पैसे मास्टर साहब सिखाया था, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, बहुत काम का है, इसमें भी काम आ रहा है। और एक यार फ्रिंज विड्थ बीटा देख लेना, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, है मैं राइट? अच्छा, इसमें हो क्या रहा है, ये आपका स्क्रीन है, यहाँ पे आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है। तो ये कह रहा है कि जो आपका फर्स्ट मिनवा है, तो यहाँ तो मैक्सिमम मिलेगा आपको बेटा। ठीक, फर्स्ट मिनवा आपको ये मिला, थोड़ा सा बड़ा कर लें तो कहने लगे जो फर्स्ट मिनवा है मान ली यहाँ मिल रहा है। ठीक, ये पहला मिनवा मिल रहा है आपके लिए, तो क्या होगा, पहला मिल रहा है तो ये तो जो आप y मान रहे हैं वही तो फ्रिंज विड्थ होगी, वही आपकी बीटा हो जाएगी। पहला ही मिल रहा है तो इसलिए जो यहाँ की लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वही आपकी फ्रिंज विड्थ है। ये एंगल थीटा हो गया। ये आपकी क्या होती थी, स्लिट मिलती थी, एम आई राइट? और यहाँ से इसकी स्मॉल कैपिटल D स्क्रीन की दूरी होती है। अब देखिए बेटा, सोती सर ने क्या बताया, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये देखिए एंगल है, आर्क आपका क्या है, इस ट्रायंगल में देखिए y है, और रेडियस क्या है आपका d है। ठीक, जिसको आप कह सकते हैं बीटा इस केस में, क्योंकि पहले ही है, 3-4 होती तो बात दूसरी थी। तो y से निकाल लेते हैं, वो भी तो मालूम है आपको। करना क्या है, ये आपका 2 डिग्री का था पहले इनिशियली, अब आपने इसको क्या करा, पानी में डाल दिया। थोड़ा पानी का रंग ले लें, दिखा ले, पानी कोई नीला दिखा दें, ये वाला पानी ले लेते हैं। आपने इस एक्सपेरिमेंट को वाटर में कर दिया। बेटा आप देखिए,
वो पानी देखिए, ना कैपिटल डी बदलने वाला, ना आपका स्मॉल डी बदलने वाला, दोनों स्लिट के बीच की दूरी वही है। बदलेगा कौन? केवल आपका बीटा बदलेगा। एम राइट? आपका बीटा बदलेगा। अब रंग बदल लो, पानी बदल चुका है, नहीं तो हमको कुछ नहीं दिखेगा। रंग काला कर लेते हैं। बीटा किस पे डिपेंड कर रहा है? जब ये दोनों नहीं बदल रहा है तो बीटा लेमडा पे, जो पानी में आओगे लेमडा हमने पूरे डिटेल में सिखाया है, आज नहीं सिखाएंगे। इतना ध्यान रखना कि लेमडा बाई म्यू हो जाता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल हो जाता है लिक्विड। यहाँ इसका मतलब है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो बीटा जो डैश है वो डिवाइड बाई म्यू हो जाएगा। कहना क्या चाहता हूँ, अगर आपको एंगुलर निकालना है तो आपका क्या हो जाएगा? ये बीटा हो जाएगा, डी सेम हो जाएगा। बीटा डैश बीटा अपॉन म्यू हो जाएगा। भाग कर दीजिए किसने करा है, डी तो आपके पास है ही। बस इसका मतलब हो गया थीटा अपॉन थीटा डैश। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, तो ये पहला दूसरा कट गया और ये तीसरा चौथा था, चौथा ऊपर चला गया। थीटा डैश निकालना था, तो थीटा अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू। पहले आपका 0.2 था, म्यू कितना दिया आपको बेटा? 4/3 ले जाइए। 0.6/4, 3/2, 0.15 0.15 डिग्री। अब आपकी नई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। दैट मीन्स 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा ये पूरा थ्योरेटिकल सवाल था, आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जब डिप एंगल ऑफ डिप पॉजिटिव है तो आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे होंगे, और जब आपका निगेटिव है तो आप सदर्न हेमिस्फीयर में होंगे। कंफ्यूजन कहाँ पे होता है? कंफ्यूजन ये होता है कि जो मैग्नेटिक निडल है वो डाउनवर्ड होती है, मैग्नेटिक निडल जो है वो डाउनवर्ड होती है। बस इस वजह से आदमी कंफ्यूज होता है। लेकिन मोटा मोटा नॉर्थ जोन पे, नॉर्थ हेमिस्फीयर पे आप देखेंगे जो आपका एक्चुअल से और उसका आएगा वो डाउनवर्ड आता है, और साउथ में मैग्नेटिक निडल जो है वो अपवर्ड होती है। तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इस चक्कर में ना रहिए। आप सीधे देखिए, अगर डिप एंगल पॉजिटिव है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर पे, निगेटिव है तो साउथ में है। ऐसा कोई? हाँ, ए इज लोकेटेड नॉर्थ एंड बी इज लोकेटेड एट साउदर्न हेमिस्फीयर। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डिप है उससे मत आप कंफ्यूज होइएगा। देखो बेटा, इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए थी, वो भी आपको किस में चाहिए थी? एक सिलेंड्रिकल में चाहिए थी। एम आई राइट? सिलेंड्रिकल कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड छोटा तो होता नहीं है, अच्छा खासा रेडियस आर का है, तो आप एक इसको यूँ बना लीजिए। एम आई राइट? कई सवाल आपने इस पे किए हैं, पूछा गया है, एम्पियर सर्क्यूटरी लॉ से आप कर सकते हैं। आप पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस, ये जो है यहाँ तक तो आर आ गया है, एम आई राइट? ये जो डिस्टेंस है इसके एक्सिस से, ये इसको डी कह रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी और इसके बाहर का क्या नेचर होगा? तो आपका काम बन गया। आपने कहा ये डी वेरिएशन है इसकी एक्सिस से, जो कि इसके सेंटर से पास हो रही है और रेडियस तक आती है, एम ए राइट? तब तक की आपको मैग्नेटिक फील्ड पता होनी चाहिए, और इसके बाहर की आपने ड्राइव किया था एम्पियर सर्क्यूटरी लॉ लगा के, याद आ रहा होगा, 4π2π I R² इंटू डी। तो जाहिर सी बात इतनी चीज़ कांस्टेंट है, तो इनसाइड की बात कर रहे हैं, इनसाइड, तो इसका मतलब है कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द D, यानी कि आप लीनियरली आ जाए, तो जैसे जैसे B बढ़ेगा वैसे वैसे D बढ़ जाएगा। इसके बाद की तो आप जानते ही हैं, वायर की तरह काम करेगा आउटसाइड,
तो उस समय तो आप जानते हैं म्यू 0 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर हो जाता है, ठीक है। या इसको कह देंगे जैसे जैसे डी आपकी चेंज हो रही है वैसे वैसे हो जाता है, यानी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी के, यानी कि आप एक्सपोनेंशियल या हाइपरबोलिक कह सकते हैं। ये आपका एक्सपोनेंशियली एक्सपेंशन, अब जोड़िएगा नहीं, ये वाला हो जाएगा। है ऐसा कोई? यस, पहले ही आपका देखिए लीनियरली बढ़ा है और ये एक्सपोनेंशियली डाउनवर्ड आया, तो 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बेटा इस सवाल को ऐसे उठाया करो कि आपको मालूम है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो क्या करेगा, एंटर करेगा, परपेंडिकुलर करेगा तो क्या होगा, सर्कुलर मोशन करेगा। जब कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या होगा इसके ऊपर, एक तो आपका सेंटीपिटल फोर्स लगेगा mv²/r, ठीक है, और इसको कौन बैलेंस करेगा, इसको जो है मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस करेगा। अगर r रेडियस में ही घूम रहा है तो आप जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो mv²/r होता है, ये आप जानते हैं QBB। बस यहीं से उठा लिया करो ये सवाल, काम बन गया। देखिए वेलोसिटी खत्म हो गई, आपको मोमेंटा मिल गया, mv क्या मिल गया बेटा, मोमेंटा मिल गया। यही कह रहा है कि सेम मोमेंटा, ठीक, यानी ये कांस्टेंट हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, बस आपका काम बन गया। तो आपने कहा भाई साहब इधर आ जाइए r, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो गई, मोमेंटा भी कांस्टेंट हो गया, तो इसको इधर ले आइए। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे। अब आपका सवाल है हाइड्रोजन में कितना चार्ज होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का। अल्फा पार्टिकल में कितना चार्ज होगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। रेशियो निकालना है, H/RE, डिवाइड कर दीजिए, कट गया, चौथा टर्म था ऊपर चला गया, यानी 2:1 है कोई, यस, पहले ही सही था। देखो बेटा ये तो बहुत ही बेसिक सवाल था, इंड्यूस ईएमएफ निकालना था, जो आप जानते हैं कि d∅/dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। साथ में क्या दिया है, NV दिया, नंबर ऑफ टर्न है, तो उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी चेंज इन फ्लक्स निकाल लीजिए। टाइम आपको दिया ही हुआ है 0.1 सेकेंड, काम बन गया। आप जानते हैं कि phi BA cos थीटा होता है। कहाँ से कहाँ घूम रहा है, when the plane of coil is rotate 90 डिग्री, यानी इनिशियली कितना था बेटा, 0 डिग्री पे था, ठीक। तो ये क्या हो गया, cos 0 1 होता है, यानी BA था। और phi2 कितना हो गया, 90 डिग्री, यानी cos 90 0 हो गया। आप जानते हैं सोती सर ने क्या बताया है कि चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू होता है। फाइनल वैल्यू 0 थी, इनिशियल आपकी जो थी BA थी, तो क्या मिल गया, -BA, यहाँ रख दीजिए। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ऊपर फाई निकाल के आप लाए हैं BA, नीचे आपके पास टाइम। सॉल्व कर लीजिए, 800 BA 5 × 10⁻⁻5, एरिया मीटर में दिया है, बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं चेंज करना है। टाइम आपका 0:1 है, तो इससे तो कम से कम इसको उड़ा लीजिए, इससे आप 1 0 बढ़ा लीजिए, काम बन गया आपका। 8 पंजे 40 इंटू ये आपका पास 50 है, अभी भी पावर कितना है, -5। 4 पंजे 20, यानी 2000, ये 2 और 20, 10⁻⁻5, 1 2 3 4 और 1 5, एम आई राइट, इतने वोल्ट है कोई है। 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा ये भी सवाल जो है आपका फार्मूला बेस्ड था, क्योंकि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आप जानते हैं बहुत आराम से, 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम नहीं चाहिए था, तो आपको केवल एनर्जी चाहिए थी, तो आपने कहा कोई बात नहीं, हम इसको इधर ले जाएंगे, स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम बना लेंगे भाई, इतना तो आपको आता ही है, बस काम बन गया। स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना लगेगा, mg लगेगा, फिगर बना दें, ये लीजिए फिगर बन गया,
ये mg हो गया, लेंथ आपकी इनिशियली l थी और ये बढ़ गई होगी, तो अब यहाँ पे आ गया तो स्मॉल l इंक्रीज हो गया, तभी l प्लस स्मॉल l कह रहे हैं। स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन कितना इंक्रीज हुआ है, केवल स्मॉल l इंक्रीज हुआ है। टोटल क्या था इनिशियली, l है, दिया भी है देखिए। वॉल्यूम आप जानते हैं एरिया इंटू लेंथ होता है, ठीक, इसका, क्योंकि इसी पे तो एनर्जी निकालोगे, खींचने से जो आएगी। ये ए कैंसिल हो गया, एल कैंसिल हो गया, तो आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 1/2 mg इंटू एल है कोई, यस, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो बेटा, इस सवाल में हमारा एग्जामिनर साहब से झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत क्लियर कट नहीं बताया। 1 मिनट में बच्चा कैसे ये सोच लेगा। कह रहे हैं कि एक कॉपर रॉड है जो 88 सेंटीमीटर की है, एल्युमिनियम की उनको लेंथ ही नहीं मालूम, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, वही तो निकालना भी है। ये रीजन हैविंग देयर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये जो उन्होंने दिया है, ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक की जो लैंग्वेज है वो बच्चा नहीं समझ पाता। क्यों, देखिए, आपने ये माना था कि साहब अगर ये हमें लेंथ L दे रखी सपोज, या L0 दे रखी, अगर हम इसको हीट करेंगे तो इसमें इंक्रीज हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, कहने लगे जो इंक्रीज होगा, यानी जो चेंज इन लेंथ होगी इतनी सी, वो आप जानते हैं कि ये इंटू अल्फा डेल्टा टी होती है, ठीक। अब एक आपके पास कॉपर की है और एक आपके पास एल्युमिनियम की है, एम ए राइट, 2 है, इसकी लेंथ भी नहीं मालूम है। अब ये इनको ये बताना था कि अगर ये और ये कह देना था कि जो दोनों में लेंथ का जो एक्सपेंशन है वो सिमिलर है, तब ये हल हो पाएगा। उसी से सबने करा है पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन भाई साहब, इसकी लेंथ भी अलग है और अल्फा भी अलग है। देखिए, रेखीय प्रसार गुणांक, लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी अलग है। और आप कह रहे हैं कि सर डेल्टा टी कैसे सिमिलर हो सकता है, ऐसे हो सकता है। देखो बेटा, हो सकता है कि 10 डिग्री से 20 डिग्री में चेंज कितना हुआ, 10 डिग्री का, तो उसमें जो एक्सपेंशन हो रहा हो। इधर देखो बेटा, एल्युमिनियम में हो सकता उतना ही एक्सपेंशन, सपोज है, हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, 30 से 40 डिग्री में हो रहा हो, एम आई राइट। तो डेल्टा टी दोनों सिमिलर हो जाएंगे, इसका भी और इसका भी, ठीक, क्योंकि चेंज है ना, तो चेंज तो बराबर हो सकता है। तो ये जो चीज है वो 1 मिनट में बच्चा इससे नहीं जान पा रहा कि इंक्रीज इन द लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ये बच्चा नहीं समझ पा रहा। अदरवाइज तो वो कहता ठीक है सर, जब आपका x बराबर है तो हमने कहा लेंथ इन कॉपर, अल्फा कॉपर, Cu डेल्टा टी, चेंज जो भी होगा ये मालूम नहीं कहाँ से कहाँ हो रहा है, लेकिन डिफरेंस सेम होगा। लेंथ इन एल्युमिनियम, लेंथ इन एल इंटू डेल्टा टी, ये कहाँ से कहाँ हो रहा है, लेकिन डिफरेंस बराबर है, कहना हम निकाल देंगे सर। तो ये जो चीज आप कह रहे हैं कि ये बराबर इसके है और इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, वो चीज बच्चा उतने समय में नहीं सीख पाता है। काम बन गया, इतना अपॉन अल्फा ए एल रख दीजिए, 88 चलिए सेंटीमीटर में निकल आएगा, यूनिट तो बराबर है 1 पॉइंट इतना 10⁻⁵, एम ए राइट, 2.2 -5, ये तो गायब हो गया, इससे ये उड़ा लीजिए, ये 4 टाइम जा रहा है, हाँ, तो आप कह सकते हैं 7 चौक 28, हासिल लगे तो 4 एकम 4 6 सेंटीमीटर, 68 सेंटीमीटर है कोई, यस। तो ये जो एक्सपेंशन है वो बराबर होंगे, ये भी सही बात है, ये इसमें कहीं क्लियर नहीं हो रहा सवाल में। हाँ, टेम्परेचर सिमिलर टेम्परेचर पे नहीं होंगे, लेकिन सिमिलर डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर पे वो बराबर हो सकते हैं।
बेटा ये वाला भी फार्मूला बेस है, आप जानते डी ब्रोगली वेवलेंथ में हमने आपको याद दिलाया था, इतना अपॉन वोल्टेज के साथ इलेक्ट्रॉन के केस में v हो गया। ये यूनिट ध्यान रखना आंगस्ट्रॉम होती है। बस काम बन गया बेटा आपका। कितना वोल्टेज था आपके पास? 10,000 यानी 4 जीरो। आंगस्ट्रॉम जानते ही हैं कितना होता है? -10। इसको कम कर लीजिए, इसका अंडर रूट 1 जीरो, ये 100 हो जाएगा। 2 ऊपर चला जाएगा तो लेमडा क्या होगा? 12.27 इंटू 2 ऊपर आ गया माइनस में 12 मीटर। है कोई ऑप्शन बेटा? यस, सेकंड इज द करेक्ट आंसर।